नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एनडीए 3 गवर्नमेंट यानी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है, गठबंधन दल की सरकार, वो कई मायनों में पिछली दो सरकारों से अलग है। पहली बात तो यही है, और जो मायने हैं उनके पीछे भी यही कारण है कि ये सरकार पिछली दो सरकारों की तुलना में अल्पमत की सरकार है। पहले दो बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिला हुआ था लोकसभा में, लेकिन इस बार बहुमत से काफ़ी नीचे है, मात्र 240 सीटें आई हैं। एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं उनमें दो पार्टियां बिहार की हैं मुख्य रूप से, तो जनता दल यूनाइटेड और दूसरी है लोक जनशक्ति पार्टी, और दूसरी है साउथ की आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी। इन तीनों पार्टियों की बदौलत इसको बहुमत मिला हुआ है एनडीए सरकार को। और इन तीनों पार्टियों का, खासतौर पर दो पार्टियों का तो काफ़ी ज़्यादा दबाव लगातार दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो बजट में दिखाई पड़ा हो, चाहे वो दूसरे मामलों में दिखाई पड़ा हो, वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी हाल में एक विधेयक आया, सरकार लाना चाह रही थी, वक्फ संशोधन विधेयक, जो वक्फ कानून है उसमें संशोधन के लिए 40-45 बिंदुओं पर संशोधन करना चाहती थी सरकार को लगा कि पहले दो कार्यकाल में जिस तरह से हमने किया है उसी तरह से इस बार भी कर लें, लेकिन वो चीज़ अपनी उस रणनीति में, अपनी उस कार्यशैली में सफल नहीं हो पाए। सहयोगी दलों का इतना ज़्यादा दबाव दिखाई पड़ा, जनता दल यूनाइटेड का भी और उधर तेलुगु देशम पार्टी का भी, कि सरकार पहले तो 5 अगस्त को लाने की तैयारी में थी, नहीं लाई। उसके बाद सत्र के आखिरी दिन लाने की तैयारी में थी, शुक्रवार को, तब भी ले करके तो आई उस दिन। लेकिन इतना ज़्यादा इन दोनों ही पार्टियों का दबाव था कि उसे जेपीसी को, यानी संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। एक तरीके से ये हार समझी जाएगी सरकार की, क्योंकि वो उस मोशन को, जो विधेयक को ले आई, उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। उसको पता था जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके सहयोगी दलों की ओर से, और जाहिर तौर पर ये विपक्षी गठबंधन तो इसका प्रबल विरोध कर ही रहा था, सहयोगी दल भी इसका विरोध कर रहे थे, और समझाने की कोशिश भी की गई, जाहिर है कि समझाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उसके बाद भी ये विश्वास नहीं हुआ, सहयोगी दलों ने नहीं समझा। सहयोगी दलों के न समझने के पीछे ये कारण, बहुत बड़ा कारण तो ये है कि इससे उनकी अपनी राजनीति पर असर पड़ रहा था। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जो मतदाता वर्ग है वो उसके खिलाफ आता, और तेलुगु देशम पार्टी का। तो ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की कीमत पर अपनी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहती थी। जैसा कि पिछले 10 साल में देखा गया है कि कई क्षेत्रीय पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सहयोग किया, आज वो कहीं की नहीं रह गई हैं। तो उनको लगा कि नहीं, अब हम ऐसा अगर करते हैं तो हमारी राजनीतिक हत्या हो सकती है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो दोनों पार्टियों ने दबाव डाला कि वो इस विधेयक का समर्थन किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। उसका परिणाम ये हुआ, और चूंकि सरकार को अब डर लग गया कि अगर ये विधेयक लेकर के आती है सरकार, उस पर वोटिंग की मांग होती है, ऐसे तो पारित करा नहीं पाएगी। वोटिंग अगर उस पर होती है और कहीं वोटिंग में इन पार्टियों ने जाकर के उसके खिलाफ अगर वोट कर दिया तो सरकार तो गिर जाएगी। अगर विधेयक प्रस्ताव गिर गया तो संशोधन प्रस्ताव, उसको देखते हुए अब उसको जेपीसी में, और जेपीसी को देने का मतलब होता है कि अब उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह सकती है कि हम तो इस विधेयक को ला रहे थे। अब उस पर बहुत सारी बातें थी, उसके विरोध के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि ये आरोप लग रहे थे विपक्षी पार्टियों की ओर से कि सरकार इस वक्फ कानून में संशोधन करके, ये जो वक्फ की ज़मीन है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पूरे देश भर में है करीब करीब, उस पर कब्ज़ा करना चाहती है, या फिर कब्ज़ा करके उसे अपने जो कॉरपोरेट जगत है उसको देना चाहती है, अपने चहेतों को देना चाहती है। ये बहुत सबसे बड़ा आरोप उसका ये लगा। तो इस मामले में सरकार की ये हार हुई। गठबंधन के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए बजट पर किस तरह से दबाव रहा जनता दल यूनाइटेड का, तेलुगु देशम पार्टी का, उसकी चर्चा हम लोग अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आप उनको चाहें तो उसको देख भी सकते हैं।
लेकिन अब एक नया मामला आया, जो 7 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने आरक्षण पर जो फैसला दिया है, एक सुझाव दिया है उन्होंने कि इस पर क्रीमी लेयर SC ST को, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण दिया जाता है, उनमें क्रीमी लेयर तय की जा सकती है, क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जा सकता है। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि यानी उसमें सब कैटेगरी बनाई जा सकती है आरक्षण की जो सीमा है उसके भीतर, यानी जिसको एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है कि कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के भीतर आरक्षण। यानी आप कुछ और जातियों के लिए उसमें सब कैटेगरी बना दीजिए कि इतनी इन जातियों को मिलेगा आरक्षण के इतने हिस्से में, इतने इसमें, चूँकि 50 से ज़्यादा जातियाँ इसमें आती हैं। ये आरोप लगता है, कहा जाता है कि पिछले 70 साल में कुछ ही जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है। बहुत सारी जातियां जो है, ज़्यादातर जातियां जिनका प्रतिनिधित्व कम है, वो उसमें पिछड़ी रह गई, उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो चाहे अनुसूचित जातियों में आती हो चाहे अनुसूचित जनजातियों में। यानी इन दोनों कैटेगरीज का लाभ मुश्किल से 3-4 जातियों को मिला है, ऐसा कहा जाता है, सही भी है। तो इसी पर 2004 में फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि इसमें कोटा विद इन कोटा नहीं होगा, आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। लेकिन अब 7 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है कि इसमें ये किया जा सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद 341 का ये वायलेशन नहीं करता है। अब इसे लेकर बहुत एक अफरा तफरी मची हुई है, बहुत से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। तो एनडीए सरकार में भी, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें भी इसे लेकर सिर फुटौल हो रही है। बिहार में जो सरकार को समर्थन देने वाली प्रमुख पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के भीतर इस मामले में 2 फाड़ हो गया है। इधर कुछ नेता उसके समर्थन में, जो लल्लन सिंह हैं, मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में इसका समर्थन किया है और कहा है कि बहुत अच्छा कदम है इस फैसले का। और अब सरकार ने उसकी घोषणा भी कर दी कि वो कोटा विद इन कोटा नहीं करने जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो उसको नहीं मानने जा रही है। वो क्या करेगी, वो जैसे आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वैसे ही चलती रहने देगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर, जैसे मैंने बताया कि लल्लन सिंह तो कह चुके हैं कि हाँ ये बहुत सही फैसला है, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है, आरक्षण के भीतर आरक्षण, जिन तमाम जातियों को अभी तक नहीं मिला है फ़ायदा, उनको भी मिलना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे नियम लगाए जाने चाहिए, नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे कि एक ही जाति लगातार कई पीढ़ियों तक उसका फ़ायदा न ले पाए, बल्कि बहुत से लोग जिनको कभी नहीं मिला है वो भी आगे आएँ और समाज की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो, जो कि आरक्षण देने के पीछे की जो फिलॉसफी है, इसी के लिए, इसी आधार पर दिया गया कि इन जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। तो इस पर जनता दल यूनाइटेड में उसी में 2 फाड़ हो रखा है। इसके अलावा जो घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी, वो इसके पक्ष में है, यानी उनको जो सरकार का जो निर्णय है उसके पक्ष में है कि कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसा चलता रहना चाहिए। लेकिन एक और अहम सहयोगी दल है, हालांकि उसके एक ही सांसद हैं, जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, उसके बाद इस समय केंद्र में मंत्री हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन बहुत मुखर विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है और इसी के अनुसार सब कैटेगरीज बनानी चाहिए, ताकि जिनको अब तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है उन्हें भी इसका फ़ायदा, आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। तो अब एक नया मुद्दा आ गया है। अब भी तेलुगु देशम पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि उसके भीतर भी शायद 2 राय हैं, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड की तरह कि वो, उनमें भी एक तबका है जो चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सब कैटेगरीज बनाई जाए, और एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलती रहे। कई सांसदों से, अपनी पार्टी के दलित सांसदों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, उसके बाद फिर सरकार ने ये फैसला लिया कि वो इस पर इसी हिसाब से चलेगी, सुप्रीम कोर्ट का की जो गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उसके अनुसार वो नहीं काम करेगी। यानी जो
जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वैसे ही चलेगी। कोटा विद इन कोटा वो नहीं लागू करेगी, सब कैटेगरीज नहीं बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों में जिस तरह की कई एक नाराजगी है और उसमें एक तोड़फोड़ दिखाई पड़ रही है, उसका सीधा असर एनडीए सरकार की स्थिरता पर होगा। और बार बार स्थिरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब से सरकार बनी है तभी से लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार संसद में विपक्षी दलों के कई नेता ये कह चुके हैं कि ये सरकार जाने वाली है, अस्थिर है। और जब घटक दलों के इस तरह से उनके बीच में लगातार मतभेदों को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि जो विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं तो वो बिना किसी आधार के नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और सरकार उनके दबाव में किस तरह से आ रही है वो कई चीज़ों से दिखाई पड़ा, चाहे वो बजट हो, चाहे वो ये आपका वक्फ संशोधन विधेयक जो था उसको जेपीसी को देने का मामला हो, या फिर और भी कई इस तरह से की बातें हों। बजट में बिहार और तेलुगु आंध्र प्रदेश को इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों को इग्नोर कर दिया गया। इस बजट को ही कह दिया गया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो अब देखना यह है कि कुर्सी बचाने के लिए ये सरकार गठबंधन के सहयोगियों के साथ कितने समझौते करेगी, कब तक करेगी, और क्या विपक्षी दल जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर है, जा सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। अभी मुश्किल से 2 महीना ही हुआ है नई सरकार का गठन हुए, और एक तरह से एक सेशन तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर था। ये मुख्य सेशन सत्र जो है पार्लियामेंट का एक ही सत्र हुआ है। इसमें जिस तरह से सरकार घिरी हुई दिखाई दी, तमाम मुद्दों पर विपक्ष हावी रहा, उसको देखते हुए सरकार की स्थिरता पर लगातार संदेह बना हुआ है। और खासकर सहयोगी दलों के भीतर जिस तरह से मनमुटाव है, उनके बीच गतिरोध है और उनका लगातार मुखर दबाव सरकार के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें ताकि हम अपनी वीडियोज़ की गुणवत्ता में और सुधार कर सकें। धन्यवाद।